हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हीमोपोइसिस के बारे में। अगर हीमोपोइसिस की बात किया जाए तो ये हीमोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड पोइसिस। ठीक, हीम का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है, यानी हमारा जो ब्लड है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रोसेस को बोला जाता है हीमोपोइसिस। अब हम जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इसके बारे में जाना है, लेकिन अब हम ये इसके बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से बनता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है। जो हमारी WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी चीज़ें, यानी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो कार्पसेल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उसकी शुरुआत कैसे होती है, कितना समय लगता है बनने में, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड का जो अमाउंट है, अगर देखा जाए तो डेली हमारे बॉडी में 10⁻11 से 10⁻12 तक इतना पर डे कार्पसेल्स बनता है। 10⁻11 एंड 10⁻12 इतना हमारे ब्लड में कार्पसेल्स बनती है, चाहे वो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब मिला करके इतना अमाउंट की कार्पसेल्स पर डे बनती है। ओके, अब अगर ये बात किया जाए कि ये जो ब्लड है कहाँ पर बनता है, तो आपको यहाँ पर ये वाला एरिया दिख रहा होगा। ठीक, इसे बोला जाता है रेड बोन मैरो, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, ये हमारे जो कार्पसेल्स होती है यहाँ पर इनका बनना होता है। अगर हम भ्रूण की अगर बात करें कि जब फीटस जो होता है उनमें जो हमारे ब्लड होते हैं वो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो तीनों में बनते हैं, लेकिन बेबी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद, हमारा जो ब्लड होता है वो लगभग चाइल्ड से लेकर के लगभग 20 साल तक की उम्र है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें हमारा जो ब्लड बनता है वो हमारे रेड बोन मैरो और हमारे स्प्लीन में इनका प्रोडक्शन होता है। आफ्टर 20 ईयर ये जो ब्लड है हमारे वो सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो में ही इनका डेवलपमेंट होता है। ओके, एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर हम बच्चे की बात करें, जो बच्चा फीटस रहता है, उसमें अगर देखा जाए तो जो बच्चे में हमारी जो ब्लड कार्पसेल्स होती है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में बनती है। अब आफ्टर बर्थ के बाद ये जो हमारे ब्लड होती है ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन और हमारी रेड बोन मैरो में होती है। ठीक है, रेड बोन मैरो के उस वक्त का जो एरिया होता है वो आपका हमारे बोन के ये वाला हिस्सा, ठीक, और कुछ मेडुलरी का होता है। इसमें यानी जिसे हम येलो बोन मैरो कहते हैं उनमें बनता है, लेकिन येलो बोन मैरो जो होता है वो पहले की टाइम का होता है, यानी 20 साल से पहले जो हमारे ब्लड कार्पसेल्स होती हैं वो येलो बोन मैरो में बनती है, लेकिन उस वक्त वो येलो बोन मैरो नहीं होती, रेड बोन मैरो कहलाती है। आफ्टर 20 ईयर ये जो मेडुलरी की येलो बोन मैरो जो है, ये जब रेड बोन मैरो रहती है तो 20 साल के बाद ये येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये जो हमारी रेड बोन मैरो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, यानी लॉन्ग बोन की अगर बात की जाए तो एपिफाइजिस वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ही सिर्फ हमारी कार्पसेल्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो अब हम आगे जान लेते हैं कि ये जो रेड बोन मैरो है इसमें किस तरीके से हमारी जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में उसकी जो कार्पसेल्स होती है किस तरीके से बनती है। ओके, तो हमारी जो हमारे ब्लड में जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के टाइम, यानी उनका जो डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से ही इनका डेवलपमेंट होता है। यानी हमारे रेड बोन मैरो में एक सेल पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्टेम सेल, ठीक, या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, और जब हमारे ब्लड को, यानी हमारे ब्लड में
किसी भी सेल का, चाहे WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो, इसको अगर ज़रूरत पड़ती है इसके प्रोडक्शन के लिए, तो यही स्टेम सेल फर्दर डेवलपमेंट होना उसका स्टार्ट हो जाता है और आगे चल हमारी कार्पस का प्रोडक्शन करती है। ओके, यानी जितनी भी कार्पस सेल्स हैं वो सब, इनका जो ओरिजिन है एक ही सेल से होता है, यानी स्टेम सेल से। वहाँ से ये नई नई सेल बनाना स्टार्ट कर देती है, जिस सेल की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिसकी कमी हो जाती है उसको मेकअप करने के लिए हमारी जो स्टेम सेल होती है उस तरीके की कार्पस सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी RBC के बारे में कि ये RBC कैसे होती है। इससे पहले हमने एक क्लास में डिस्कस कर लिया है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, तो अब जो ये हमारी RBC है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारी जो स्टेम सेल्स होती है वो रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, और फिर वो क्या काम करती है, वो कन्वर्ट होती है किस में, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये जो हमारी स्टेम सेल होती है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो ये स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल कन्वर्ट होती है किसमें, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अगर देखा जाए तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला शुरू का 3 जो आपको लेटर दिख रहा है, प्रो का मतलब होता है पहले, उसके बाद सेकेंड वर्ड है आपका एरिथ्रो का मतलब होता है RBC यानी रेड ब्लड कार्पस सेल्स या सेल्स। उसके बाद थर्ड वर्ड है क्या है, ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल, यानी ऐसी सेल जो मेच्योर ना हुई हो। ठीक, यानी हमारी RBC की जो सेल है उस वक्त क्या होती है, इमेच्योर होती है। ठीक, उसके बाद ये हमारी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल होती है ये क्या होता है, कन्वर्ट होती है किसमें, एरिथ्रोब्लास्ट में। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक, एरिथ्रोब्लास्ट में। यानी हमारी जो पहले वाली सेल थी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एरिथ्रोब्लास्ट में, यानी वो RBC बनने के आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद ये हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद इसमें जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े रहते हैं, उनका जो सेल का साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है। फिर ये धीरे धीरे छोटी होना स्टार्ट हो जाती है, इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो छोटी होने लगती है, इसकी जो सेल की साइज़ रहती है वो छोटी होती है। उसके बाद कुछ दिन यहाँ पर रुकने के बाद जब ये इसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि सेल की साइज़ और न्यूक्लियस की साइज़ छोटी हो जाती है, तब फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट की अगर बात किया जाए तो ये जो रेटिकुलोसाइट है ये सेल कहलाती है यंग कार्पस सेल्स। ठीक, यानी हमारी जो RBC है वो यंग होती है एकदम, और उसमें का जो न्यूक्लियस होता है वो रिलीज़ हो जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले एरिथ्रोपोइसिस में हमने पढ़ा था कि रेटिकुलोसाइट तक की जो डेवलपमेंट होती है, हमारी सेल और सेल की साइज़ और न्यूक्लियस दोनों छोटे हो जाते हैं, और हमारी जो न्यूक्लियस होती है वो इस सेल से निकल जाती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रेटिकुलोसाइट में। और रेटिकुलोसाइट के बाद जब हमारी सेल रेड बोन मैरो में रेटिकुलोसाइट बन जाती है तो इसे हमारा जो रेड बोन मैरो से ब्लड में इसको क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, और फिर वहाँ पर ये रेटिकुलोसाइट सर्कुलेट होती है पूरे बॉडी में। उसके बाद 1-2 दिन में ये क्या होती है, मैच्योर हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, समझ में आया। एक चीज़ और बताना है मुझे कि रेटिकुलोसाइट में ही जब न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है तो उस वक्त हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो विटामिन B12 होते हैं और जो हम भोजन इंटेक करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो उसमें पाया जाता है आपके फॉलिक एसिड। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब वो हीमोग्लोबिन उस न्यूक्लियस की जगह पे हमारे RBC के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट पहले के जो एरिथ्रोसाइट है उसके साथ ये मिलकर सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी में, जिससे 1-2 दिन के अंदर ये क्या होता है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये बात आप
जो है आरबीसी के प्रोडक्शन में इतनी प्रोसेस होती है। अगर सिर्फ एक के बारे में पूछा है, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो इसे बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। सेकंड है आपका मेगा कैरियोब्लास्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट में क्या होता है, ये तब होता है जब हमारे बॉडी को प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लेटलेट्स कैसे बनती है और इसका बनाने की प्रोसेस क्या है। तो अब यहाँ पर हम हीमोपोइएसिस में आपको इसके बारे में बताते हैं। तो जो हमारी मेगा कैरियोब्लास्ट है ये भी हमारी क्या होती है, हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से ये कन्वर्ट होती है। उसके बाद क्या बनाती है, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट भी 3 वर्ड से मिलकर बना है, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा का मतलब होता है बिग यानी बड़ा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल। ओके, अब ये जो सेल होती है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद ये सेल क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेगा कैरियोसाइट में। अब यहाँ पर जो हमारी सेल थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैच्योर सेल में, ठीक। मैच्योर सेल में कन्वर्ट होने के बाद लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अभी भी उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी रहती है, यानी बिग न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। बाद में फिर ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, थ्रोम्बोसाइट में, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ओके, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ये ब्लड प्लेटलेट्स होता है इसकी साइज 2 to 4 माइक्रोन यानी 2 से 4 माइक्रोन इसकी माइक्रोन मीटर इसकी साइज़ होती है, ठीक। तो मेगा कैरियोसाइट से फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, थ्रोम्बोसाइट में। कन्वर्ट होने पे क्या होता है, इसकी जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है और न्यूक्लियस भी इसका छोटा हो जाता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स जो होती है हमारे बॉडीज़ में इसकी कमी आ जाती है हमारे ब्लड में, तो ये प्लेटलेट्स कुछ मात्रा में यानी 1/3 अगर देखा जाए तो 1/3 इसका अमाउंट जो होता है वो हमारे ब्लड में क्या होता है, स्टोर रहता है। फिर रिक्वायरमेंट के वक्त ये रिलीज़ होते हैं और हमारे ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स के अमाउंट को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर मेंटेन नहीं हो पाता, यानी इनकी जो अमाउंट है नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 4 लाख, ये अगर मेंटेन नहीं होती है तो हमारी किडनी क्या करती है, एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, ठीक। वो स्टेम सेल्स होती है उसको क्या करती है, इनिशिएट करती है ताकि वो क्या काम करे, हमारी नई प्लेटलेट्स को बनाने में हेल्प करे। ओके, अब उसके बाद थर्ड है आपकी माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो सेल्स होती है यानी ये भी हमारी स्टेम सेल से ही बनी रहती है, और फिर ये माइलोब्लास्ट जो होता है ये फर्दर 3 उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यानी फिर डिपेंड ये करता है कि इसको कौन सी सेल बनानी है, बेसोफिल बनानी है, स्नोफिल बनानी है या न्यूट्रोफिल बनानी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हम मान लें कि कोई भी सेल इसको बनानी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसोफिल की। तो ये जो माइलोब्लास्ट होती है, तो माइलोब्लास्ट का काम क्या होता है कि अपने WBC को बनाना। तो WBC को बनाने के लिए अगर बेसोफिल की बनाएगी तो ये कन्वर्ट किस में होती है, हमारी माइलोब्लास्ट बेसोफिल माइलोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाती है। यानी माइलोसाइट जो हमारी सेल है वो इमेच्योर सेल होती है, फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, बेसोफिल माइलोसाइट में। फर्दर ये जो बेसोफिल माइलोसाइट है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, बेसोफिल में। ओके, उसके बाद ठीक ऐसे ही आपकी स्नोफिल है, यही माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होती है स्नोफिलिक माइलोसाइट में और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्नोफिल में। जैसे क्या करते हैं, स्नोफिल नाम की सेल्स बनाती है। थर्ड है आपकी न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, न्यूट्रोफिल में। ओके, अब जैसा कि हमारी जो ये बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीनों नाम पड़ा है, इस वजह से इसके अगर देखा जाए पिगमेंट की वजह से पड़ा है। यानी जब भी हम अपने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बेसोफिल को। इस बेसोफिल को जब हम क्या करते हैं, मेथाइलिन ब्लू नाम के डाई इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बेसिक डाई भी कहते हैं या एल्कलाइन डाई भी कहते हैं। उस डाई का नाम होता है मेथाइलिन ब्लू। जब इसको हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, तो ये बेसोफिल जो होता है ब्लू कलर का
कलर जो होता है वो शो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था बेसोफिल। उसके बाद स्नोफिल में सेम चीज़, हमने यहाँ पर एसिडिक डाई इस्तेमाल की थी इस स्नोफिल को स्टेन करने के लिए। उस पिगमेंट का नाम है इयोसिन। ओके, ये इयोसिन हमारी स्नोफिल को क्या करता है, स्टेन कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर या रेड कलर में होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है स्नोफिल। उसके बाद हम न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होता है ये हमारी एल्कलाइन या बेसिक दोनों डाई के साथ कलर शो करता है, जिसकी वजह से इसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर के साथ दोनों पिगमेंट के साथ क्या करता है, कलर शो करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रोफिल। अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका नाम ग्रेन्युलोसाइट भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर आपकी आती है मोनोब्लास्ट। जब हमारी स्टेम सेल यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कन्वर्ट होती है मोनोब्लास्ट में, तो वो मोनोसाइट की सेल को डेवलप करने के लिए इनिशिएट करती है। फिर ये जो मोनोब्लास्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनोसाइट में। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उसमें जो सबसे बड़ी होती है वो होती है हमारी मोनोसाइट। इसके साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी साइज़ में बड़ा रहता है। ओके, उसके बाद फिर फर्दर एक सेल है जिसको हम बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट। हमारी लिम्फोसाइट भी जो होती है ये हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट जो स्टेम सेल्स होती है उसी से ये कन्वर्ट होती है, ठीक। अब वो कन्वर्ट होती है किस में, सीधा लिम्फोब्लास्ट में। ओके, अब ये लिम्फोब्लास्ट फिर से फर्दर कन्वर्ट होती है इसमें लिम्फोसाइट में। बाद में ये लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ओके, तो सबसे पहले हम टी लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। हमारी जो ये लिम्फोसाइट होती है ये इमेच्योर होती है, जब ये ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है उसके बाद ये पहुंच जाती है हमारे थाइमस ग्लैंड में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो टी सेल है, ओके, टी लिम्फोसाइट, ये कहाँ पर ब्लड के साथ पहुँच जाती है, हमारे थाइमस ग्लैंड में। फिर वहाँ पर जाकर के क्या होता है, मैच्योर होती है, जिससे इसका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारी जो लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में ही जो अगर देखा जाए बोन मैरो में ही ये काम क्या करती है, वहीं पर ही इसका प्रोडक्शन होता है और उसी जगह पर ये मैच्योर होती है, इस वजह से इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा। ओके, अब जो हमारी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों देखा जाए तो ये कहलाती है अग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि इस सेल में हमारी किसी भी तरीके का ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए इसे अग्रेन्युलोसाइट या नॉन ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। अभी तक जो हमने यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट की बात की, ये दोनों हमारी ल्यूकोसाइट कहलाती है। ओके, यानी हमारी जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स, इसका जो डेवलपमेंट के बारे में अगर पूछता है तो उसे बोला जाता है क्या, ल्यूकोपोइसिस। ओके, अगर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अगर हमारे प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। उसके बाद अगर हमारे WBC का प्रोडक्शन करना है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।